हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेरिटेज मैनेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, वो सब कुछ जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए छोड़ा है। और मैनेजमेंट यानी उस विरासत की देखभाल करना, उसको संभाल कर रखना। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सारी चीजों में से हमें क्या बचाना है और कैसे? आप सब कभी ना कभी किसी पुराने किले यानी ओल्ड फोर्ट के पास से गुजरे होंगे या कोई पुराना मंदिर देखा होगा। मन में सवाल आता है ना कि ये कब बना होगा, यहाँ कौन रहता था, इन दीवारों ने क्या क्या देखा होगा। बस यही क्यूरियोसिटी, यही जानने की इच्छा हेरिटेज मैनेजमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आइए सबसे पहले हेरिटेज शब्द को ठीक से समझते हैं। हेरिटेज का सीधा सा मतलब है इनहेरिटेंस यानी विरासत, लेकिन ये जमीन जायदाद वाली विरासत नहीं है। ये हमारी साझी विरासत है, हमारी कलेक्टिव मेमोरी। इसमें कहानियां हैं, जगहें हैं और वो सारी चीजें हैं जो हमसे पहले आई सिविलाइजेशंस जैसे मॉडर्न एम्पायर से लेकर आज तक हमारे लिए छोड़कर गई हैं। अब इस विरासत को समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। जैसे एक डिटेक्टिव को सुराग चाहिए होते हैं, वैसे ही हिस्टोरियंस को यानी इतिहासकारों को सबूत चाहिए होते हैं। और हिस्ट्री में इन सबूतों को, इन क्लूज को हम कहते हैं सोर्सेस। जी हाँ, सोर्सेस। पास्ट का हर एक टुकड़ा, हर एक चीज जो हमें मिलती है वो एक क्लू है, एक सुराग है। चाहे वो कोई पुरानी किताब हो या जमीन से निकला मिट्टी का बर्तन। हर सोर्स एक पजल के पीस जैसा है जिनको जोड़कर हिस्टोरियंस पास्ट की एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। और कभी कभी ये पिक्चर बहुत सरप्राइजिंग होती है। जनरली ये सोर्सेस 3 मेन कैटेगरीज में आते हैं। पहला रिटन सोर्सेज यानी लिखित साधन, दूसरा ओरल सोर्सेज यानी मौखिक साधन, और तीसरा मटेरियल सोर्सेज यानी भौतिक साधन। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं रिटन सोर्सेज। ये वो हिस्ट्री है जिसे लिखकर रिकॉर्ड किया गया था। इसमें सब कुछ आ जाता है, पुराने धर्म ग्रंथ, पत्थरों पर लिखे हुए राजा के आदेश यानी रॉक एडिक्ट्स, ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखी मैन्यूस्क्रिप्ट्स और लोगों की पर्सनल डायरीज भी। नेक्स्ट है ओरल सोर्सेज। ये वो हिस्ट्री है जिसे लिखा नहीं गया, बल्कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बोलकर या गाकर पहुंचाई गई, जैसे कि लोकगीत यानी फोक सॉन्ग्स। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की बहादुरी के पोवादास गाए जाते हैं। ये ओरल सोर्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। दादा दादी, नाना नानी से सुनी हुई कहानियां भी इसका हिस्सा हैं। और आखिर में आते हैं मटेरियल सोर्सेस। ये वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जो इतने सालों बाद भी बच गई हैं, जैसे पुराने सिक्के जिनसे उस जमाने के ट्रेड रूट्स का पता चलता है, या जमीन की खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तन, पुराने हथियार या फॉसिल्स। ये सब हिस्ट्री का एक अहम और ठोस सबूत हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये सारे अनमोल सुराग, हमारी इस साझी कहानी के टुकड़े जाते कहाँ हैं? इन्हें कौन संभाल कर रखता है? तो इनमें से ज्यादातर चीजों को आज के जमाने के खजाने में रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं म्यूजियम्स। वैसे तो कीमती चीजों को कलेक्ट करने का शौक लोगों को सदियों से रहा है, लेकिन एक पब्लिक म्यूजियम का कॉन्सेप्ट जहां कोई भी जाकर इन चीजों को देख सके, ये थोड़ा नया है। इसकी शुरुआत 18th और 19th सेंचुरी में हुई और इसी दौरान दुनिया के कुछ सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट म्यूजियम्स बने। इसमें इंडिया का पहला म्यूजियम भी शामिल है, जो 1814 में कोलकाता में खुला। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए दुनिया के कुछ फेमस म्यूजियम्स की बात करते हैं। सबसे पहले पेरिस का लूवर म्यूजियम। ये पहले एक किला, फिर राजा का महल हुआ करता था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इसे एक पब्लिक म्यूजियम बना दिया गया। आज ये दुनिया का सबसे फेमस म्यूजियम है और इसकी एक बड़ी वजह है वहां रखी एक पेंटिंग, द मोनालिसा। लेकिन लूव में सिर्फ मोनालिसा ही नहीं है, वहां 3,80,000 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स और आर्टवर्क्स हैं। सोचिए, अगर आप हर चीज को सिर्फ 30 सेकंड के लिए देखें तो सब कुछ देखने में आपको 200 दिन से भी ज्यादा लग जाएंगे। सच में ये इंसानी क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा खजाना है। वैसे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब चलते हैं लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम। इसकी कहानी थोड़ी अलग है। इसका फोकस दुनिया भर की हिस्ट्री को एक जगह इकट्ठा करना रहा है। यहाँ आपको इजिप्ट का फेमस रोजेटा स्टोन, ग्रीस की मूर्तियाँ और दुनिया के कोने कोने से लाई गई चीजें मिलेंगी। और अगर आपको लूव का कलेक्शन बड़ा लगा तो ब्रिटिश म्यूजियम का सुनिए। वहाँ लगभग 80 लाख यानी 8 मिलियन चीजें हैं। ये लूव के कलेक्शन से 20 गुना से भी ज्यादा है।
इतनी सारी चीजें हैं कि उनमें से ज्यादातर स्टोरेज में रखी रहती हैं क्योंकि सबको डिस्प्ले करने की जगह ही नहीं है। अब अमेरिका चलते हैं। वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन का नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। ये म्यूजियम हमें सिर्फ इंसानी हिस्ट्री नहीं बल्कि हमारी पूरी प्लैनेट की हिस्ट्री के सफर पर ले जाता है। यहाँ आपको लाइफ की कहानी मिलेगी, सबसे पुराने फॉसिल से लेकर आज के अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं तक। यहाँ का स्केल तो दिमाग घुमा देने वाला है। इस म्यूजियम में 120 मिलियन से भी ज्यादा स्पेसिमेंस हैं, यानी 12 करोड़ से भी ज्यादा। और ये कलेक्शन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक आर्काइव है जिसे दुनिया भर के रिसर्चर्स क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और एवोल्यूशन को समझने के लिए यूज करते हैं। दुनिया भर की सैर तो हो गई, अब वापस अपने देश आते हैं और देखते हैं कि इंडिया में हेरिटेज मैनेजमेंट का क्या लैंडस्केप है। हमारे देश की भी प्रिजर्वेशन की एक बहुत रिच हिस्ट्री रही है। जैसा कि हमने पहले बात की, इंडिया का म्यूजियम सफर 1814 में कोलकाता के इंडियन म्यूजियम से शुरू हुआ। आज देश के सबसे जाने माने म्यूजियम्स में से एक मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है। क्या आप जानते हैं इसका पुराना नाम क्या था? इसका ओरिजिनल नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जिसे 1990s में बदल दिया गया। यहाँ 50,000 से भी ज्यादा चीजें हैं जो हमारे सबकॉन्टिनेंट की रिच और डाइवर्स कहानी बताती हैं। हमने सोर्सेज देखे, डिटेक्टिव्स यानी हिस्टोरियंस के काम को समझा और खजाने यानी म्यूजियम्स को भी जाना। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, ये सब मेहनत हम करते क्यों हैं? अपनी विरासत को, अपने हेरिटेज को बचाना इतना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, हेरिटेज सिर्फ पास्ट को बचाने के बारे में नहीं है, ये हमारे प्रेजेंट को आईना दिखाता है और हमारे फ्यूचर की नींव रखता है। इससे हम समझते हैं कि हम कौन हैं। हम हिस्ट्री की जीत और हार दोनों से सीखते हैं। ये हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को आने वाली जनरेशन्स के लिए जिंदा रखता है। एक तरह से ये वो धागा है जो हम सबको जोड़ता है। तो इसके साथ हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। हेरिटेज सिर्फ बड़े बड़े म्यूजियम्स में नहीं होता, ये हमारी फैमिली की कहानियों में, हमारे मोहल्ले के त्योहारों में और हमारे घर की पुरानी चीज़ों में भी है। तो सोचिए, आपकी हिस्ट्री का, आपकी विरासत का कौन सा हिस्सा है जिसे आने वाले कल के लिए बचाना ज़रूरी है? इसी सवाल के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जाने से पहले सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सर, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी बातें हम तक पहुंचती कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आपको अपना स्कूल लाइब्रेरी याद है? एक छोटा सा कमरा, कुछ किताबें, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहां कोई खजाना रखा हो। वहीं पहली बार रियलाइज होता है कि इंसान ने आज तक जो भी सोचा, लिखा या डिस्कवर किया, उसे एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है। आज हम इसी खजाने को, इस नॉलेज को कैसे संभाल कर रखा जाता है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आज हम 3 इंपॉर्टेंट नॉलेज कीपर्स यानी ज्ञान के संरक्षक के बारे में जानेंगे। पहला है लाइब्रेरीज, जिसे हम ज्ञान का मंदिर कह सकते हैं। दूसरा है आर्काइव्स, जहां ऑफिशियल रिकॉर्ड संभाले जाते हैं। और तीसरा है एनसाइक्लोपीडियाज, जिन्होंने दुनिया भर के नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का काम किया। बिल्कुल, तो हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे लाइब्रेरीज से, जो हम सब जानते हैं। फिर हम आर्काइव्स की दुनिया में जाएंगे, जहां देश का ऑफिशियल इतिहास रखा जाता है। और आखिर में हम देखेंगे कि इस सारे नॉलेज को सिस्टमैटिक तरीके से कैसे अरेंज किया गया एनसाइक्लोपीडियाज में। तो सबसे पहले लाइब्रेरीज। आज हम कुछ भी सर्च करने के लिए गूगल खोल लेते हैं, लेकिन सोचिए, जब इंटरनेट नहीं था तब ये लाइब्रेरीज ही इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा गेटवे थी। ये एक तरह से ज्ञान के मंदिर थे। सही कहा सर। और सबसे खास बात ये थी कि वहाँ कोई भी, अमीर हो या गरीब, जाकर पुरानी से पुरानी कहानियों से लेकर लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च तक सब कुछ फ्री में पढ़ सकते। ये जो ज्ञान को एक जगह जमा करने की सोच है, ये कोई नई नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। एंशिएंट टाइम्स में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में असीरियन एम्पायर के राजा अशुरबानीपाल की लाइब्रेरी थी, जहां मिट्टी की टैबलेट्स में लिखा जाता था। हाँ, और हमारे यहाँ एंशिएंट इंडिया में तक्षशिला यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी, जो उस वक्त लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और इजिप्ट में लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का नाम तो सबने सुना ही है। ये सब उस जमाने के लर्निंग के बीकन्स यानी ज्ञान के प्रकाश स्तंभ। और इस ट्रेडिशन की जड़ें इंडिया में भी बहुत गहरी हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है तमिलनाडु के थंजावुर में सरस्वती महल ग्रंथालय।
ये लाइब्रेरी किसी एक राजा ने नहीं बनाई, बल्कि ये एक लेगेसी थी जो 16-17 सेंचुरी में नायका डायनेस्टी के टाइम शुरू हुई और फिर मराठा शासक वेंकोजी राजे भोंसले और उनके बाद के राजाओं ने इसे और बड़ा किया। ये लाइब्रेरी आज भी एक जिंदा सबूत है कि हमारे देश में लर्निंग और नॉलेज को कितनी अहमियत दी जाती थी। यहाँ पर हजारों एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हाथ से लिखी हुई किताबें प्रिजर्व की गई हैं। और ये लेगेसी आज भी जिंदा है। मॉडर्न इंडिया में भी ऐसी कई इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, जैसे कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, हैदराबाद की स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी और मुंबई में द एशियाटिक सोसाइटी। और ये जगहें सिर्फ किताबों से भरी बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये आज भी रिसर्च, एजुकेशन और पब्लिक डिस्कशन के बजिंग सेंटर्स हैं। ये हमारे देश की इंटेलेक्चुअल लाइफ के मॉडर्न पिलर्स हैं। ये तो हुई आम पब्लिक के लिए नॉलेज की बात, लेकिन एक सवाल उठता है, सरकार के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसी जानकारी जो सेंसिटिव है, जिसके ओरिजिनल कॉपीज को संभाल कर रखना जरूरी है, उनका क्या? हाँ, उन्हें तो हम पब्लिक लाइब्रेरी के शेल्फ पर नहीं रख सकते। तो आखिर ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जाते कहाँ हैं? इनके लिए एक अलग तरह के कीपर की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। और यहीं से शुरुआत होती है आर्काइव्स की। अगर हम लाइब्रेरीज को पब्लिक का दिमाग कहें, तो आर्काइव्स को आप एक देश की ऑफिशियल मेमोरी समझ सकते हैं। यहाँ पर कॉपी नहीं, बल्कि ओरिजिनल, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट ट्रीटी, कोई पुराना कानून या किसी हिस्टोरिकल फिगर का लिखा हुआ ओरिजिनल लेटर, बेसिकली वो सारे कागजात जिन्होंने देश की हिस्ट्री को शेप किया। इंडिया में नेशनल आर्काइव्स की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे 1891 में ब्रिटिश राज के टाइम कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से एस्टैब्लिश किया गया था। बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें रखे हुए डॉक्यूमेंट्स आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं थे। ये एक लैंडमार्क मोमेंट था 1998 में, जब उस वक्त के प्रेसिडेंट श्री KR नारायणन ने इसके दरवाजे आम लोगों के लिए, रिसर्चर्स के लिए खोल दिए। फाइनली देश के लोगों को अपना इतिहास आज़ादी से पढ़ने का मौका मिला। ये दोनों डेट्स 1891 और 1998 एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आर्काइव्स के अंदर होता क्या है? ये सिर्फ पुराने कागजों का ढेर नहीं है। वहाँ इन्फॉर्मेशन को बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि पब्लिक रिकॉर्ड्स, जिसमें सरकारी कामकाज के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ओरिएंटल स्टडीज से जुड़े रिकॉर्ड्स यानी ईस्टर्न वर्ल्ड पे की गई रिसर्च, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी वही पुरानी हाथ से लिखी किताबें, और प्राइवेट रिकॉर्ड्स, जिसमें इंपॉर्टेंट लोगों के पर्सनल पेपर्स या लेटर्स हो सकते हैं। इस सिस्टम से हमें एक देश की हिस्ट्री सिर्फ सरकारी नज़र से नहीं, बल्कि एकेडमिक और पर्सनल लेवल पर भी देखने को मिलती। और इन कलेक्शंस का स्केल, इनका साइज इतना बड़ा होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल देती हूँ। पुणे में जो महाराष्ट्र स्टेट के आर्काइव्स हैं, वहाँ मराठा हिस्ट्री से जुड़े हुए मोडी स्क्रिप्ट में लिखे लगभग 5 करोड़ यानी 50 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं। इस पूरे कलेक्शन को पेशवा दफ्तर कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये नंबर और नाम पेशवा दफ्तर जरूर याद रखिएगा। इससे आपको इन आर्काइव्स की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लग जाएगा। और हाँ, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि लाइब्रेरीज आम लोगों के लिए नॉलेज का सोर्स हैं और आर्काइव्स ओरिजिनल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को संभालती हैं। पर अब सोचिए, अगर आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ताकि उसे समझना और उसमें से कुछ ढूंढना आसान हो जाए, वहां पर आते हैं एनसाइक्लोपीडियाज। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका मकसद था इंसान के सारे ज्ञान को एक जगह जमा करना और उसे आसानी से समझने लायक बनाना। एनसाइक्लोपीडिया को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे आज के विकिपीडिया का पुराना वर्जन समझना। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, एक किताब या कई किताबों का सेट जिसमें नॉलेज को अल्फाबेटिकली या किसी और सिस्टम से अरेंज किया जाता था। इससे बड़े से बड़े टॉपिक्स आम इंसान की पहुंच में आ गए। पहले नॉलेज बुक्स में बिखरा हुआ था, एनसाइक्लोपीडिया ने उसे एक जगह लाकर सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया। आज विकिपीडिया वही काम डिजिटल फॉर्म में करता है, जहां इन्फॉर्मेशन सर्चेबल है। लेकिन एनसाइक्लोपीडिया भी एक ही तरह की नहीं होती। इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये एक पूरी फैमिली ऑफ टूल्स है। इसमें छोटे छोटे वर्ड से लेकर दुनिया भर की जानकारी कवर करने की कोशिश की जाती है। हाँ, इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार या टाइप्स होते हैं। पहला, डिक्शनरीज यानी शब्दकोश। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडियाज यानी विश्वकोश। तीसरा, एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर यानी कोश सदृश। और चौथा, इंडेक्सेस यानी सूचीपत्रक।
चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक टूल है डिक्शनरी, जिसे हम हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। इसका काम सिंपल है लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये हमारे ज्ञान के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी शब्दों या वर्ड्स को डिफाइन करता है। बिल्कुल, किसी भी बड़े आइडिया को समझने से पहले उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों का मतलब साफ होना जरूरी है। डिक्शनरीज यही काम करती हैं। वो वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करके उनका मीनिंग बताती हैं। इसके बाद आती है क्लासिक एनसाइक्लोपीडिया, जिसे संस्कृत ट्रेडिशन में विश्वकोश भी कहते हैं, यानी दुनिया की किताब। ये सबसे एम्बिशियस टाइप है। इसमें या तो हर सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश की जाती है, जैसे फेमस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, या फिर ये किसी एक बड़े सब्जेक्ट को चुनती है और उसके बारे में बहुत गहरी जानकारी देती है, जैसे भारतीय संस्कृति कोश, जिसमें इंडियन कल्चर के हर पहलू पर डिटेल में लिखा गया है। तीसरा टाइप है एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर या कोश सदृश। ये थोड़ा अलग है। ये एक रेफरेंस बुक जैसा काम और अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स का कलेक्शन ज्यादा है। इसमें छोटे छोटे एंट्रीज के बजाय अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बड़े बड़े लेख होते हैं जो उस फील्ड के माहिर लोगों ने लिखे होते हैं। इससे आपको एक ही जगह पर कई एक्सपर्ट व्यूज मिल जाते हैं। और आखिर में आते हैं इंडेक्सेस यानी सूचीपत्र। इंडेक्स खुद में एक एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी टूल है। आप इसे किसी भी किताब का अपना इंटरनल सर्च इंजन कह सकते हैं। ये आमतौर पर किताब के आखिर में होता है। इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, नेम्स और प्लेसेस की एक अल्फाबेटिकल लिस्ट होती है और उनके आगे पेज नंबर लिखा होता है। इसकी मदद से आप 1000 पेज की किताब में भी आसानी से ढूंढ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। तो इन सभी टाइप्स को देखकर एक बात साफ होती है, एनसाइक्लोपीडिया बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन को जमा करना नहीं था। सही बात है, ये एक तरह का सोशल प्रोजेक्ट था। इसका असली मकसद था नॉलेज को स्ट्रक्चर करना, उसे आम लोगों के लिए आसान बनाना और उन तक पहुंचाना, ताकि समाज में जानकारी और जागरूकता यानी नॉलेज एंड अवेयरनेस फैले और सोसाइटी आगे बढ़े। तो इस पूरी जर्नी के बाद हमने क्या सीखा? इन लाइब्रेरीज, आर्काइव्स और एनसाइक्लोपीडिया से हमें क्या बड़ी पिक्चर समझ में आती है। चलिए इसके मेन पॉइंट्स को एक बार आखिर में रिवाइज करते हैं। तो इसे हम एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। लाइब्रेरीज का काम है नॉलेज को पब्लिक बनाना, यानी सब तक पहुंचाना। आर्काइव्स का काम है हिस्ट्री को ऑथेंटिक रखना, यानी उसकी ओरिजिनल फॉर्म में बचाना। और एनसाइक्लोपीडियाज का काम है उस नॉलेज को अंडरस्टैंडेबल बनाना, यानी समझने लायक बनाना। एक हेल्दी और जानकार सोसाइटी के लिए ये तीनों ही जरूरी हैं। ये एक स्टूल के 3 पायों की तरह हैं जो मिलकर हमारी कलेक्टिव मेमोरी यानी हमारी सांझी याद को संभालते हैं। और यहीं पर आज के समय का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसे युग में जहां हर सवाल का जवाब एक क्लिक दूर लगता है, क्या इन फिजिकल लाइब्रेरीज, आर्काइव्स और एनसाइक्लोपीडियाज की आज भी कोई वैल्यू है? जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, हमें ये सोचना होगा, अब नए लाइब्रेरियंस, नए आर्काइविस्ट्स कौन हैं और वो आने वाली जेनरेशन्स के लिए हमारे ज्ञान को कैसे सुरक्षित रखेंगे? ये एक ऐसी बात है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के अगले हिस्से को कवर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। Today, we are going to start the final lecture of our chapter on heritage management. आज हम आपके क्लास 10th हिस्ट्री सिलेबस से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, द रिच हिस्ट्री ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज इन इंडिया। हम देखेंगे कि इंटरनेट से बहुत पहले नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज और संभाल कर रखा जाता था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम इस टॉपिक को 5 मेन पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछेंगे, ये पुरानी किताबें आज भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? फिर हम इंडिया की पहली हिस्टोरिकल एनसाइक्लोपीडियाज के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कुछ खास एनसाइक्लोपीडियाज देखेंगे जो प्लेसेस यानी जगहों और कल्चर्स पर फोकस करती हैं, और फिर ऐसी जो आगे चल के स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के लिए बनाई गई। और आखिर में मैं आपको एक क्विक समरी दूंगा जो आपके एग्जाम रिविजन के लिए परफेक्ट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के ज़माने में जहां कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल पर एक क्लिक से मिल जाती है, वहां इन सदियों पुरानी नॉलेज कलेक्शंस की क्या वैल्यू है? हमें इन्हें पढ़ना ही क्यों चाहिए? सवाल तो बिल्कुल आम है ना? पुरानी किताब क्यों देखें जब आपके पॉकेट में स्मार्टफोन है? ये जो किताबें हैं जिन्हें इंडिया में कोश कहा जाता है, जिसका सिंपल मतलब है ज्ञान का संग्रह या खजाना, ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये हमारी हेरिटेज, हमारी विरासत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठा की गई इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती हैं,
जिसे इंटरनेट के आने से बहुत पहले बड़े ध्यान से संभाला गया था। अच्छा, तो अब आते हैं एक्चुअल हिस्टोरिकल एनसाइक्लोपीडियाज पर। इंडिया में इन कोश यानी ज्ञान ग्रंथ को बनाने की एक बहुत पुरानी और गहरी परंपरा रही है। ये सेक्शन उन्हीं पायनियर्स के बारे में है, वो पहले बड़े काम जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की। जरा देखिए कि ट्रेडिशन कैसे आगे बढ़ी। ये सफ़र शुरू होता है 1876 में, जब पहली हिस्ट्री फोकस इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश हुई। वहाँ से इसका स्कोप और बड़ा हो गया और 20th सेंचुरी की शुरुआत में महाराष्ट्रियन कल्चर पर एक बहुत बड़ा काम सामने आया। और फिर 1932 से 1946 तक यानी 14 सालों में एक ज़बरदस्त बायोग्राफिकल सीरीज पब्लिश की गई। और ये है वो पहला पायनियर। नाम थोड़ा लंबा है तो आराम से समझते हैं। भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश। ये 1876 में रघुनाथ भास्कर गोडबोले ने पब्लिश की थी। इसका सिंपल सा मतलब है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की इंसाइक्लोपीडिया। इसका मेन मकसद था प्राचीन भारत या भारतवर्ष के लोगों और जगहों के बारे में डिटेल में जानकारी देना। अब जरा इस अगले प्रोजेक्ट के स्केल के बारे में सोचिए। महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश कोई एक अकेले किताब नहीं थी, ये पूरे 23 वॉल्यूम्स का एक विशाल कलेक्शन था। एक पूरे कल्चर के लिए सारी दुनिया की नॉलेज को जमा करके समझाने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो 23 वॉल्यूम्स क्यों बनाए गए? इसके एडिटर श्रीधर वेंकटेश खेतकर का एक बहुत साफ मिशन था, मराठी बोलने वाले लोगों के ज्ञान के दायरे को बढ़ाना। वो चाहते थे कि उन्हें अपनी ही भाषा में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन और आइडियाज मिल सकें। हमारा अगला इंपॉर्टेंट काम एक अलग अप्रोच दिखाता है। ये किसी एक इंसान की मेहनत नहीं थी। भारतवर्षीय चरित्रकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन बायोग्राफीज को बनाने के लिए एक पूरी कमिटी बनाई गई जिसका नाम था भारतीय चरित्रकोश मंडल। ये एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट था जिसे सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रा ने शुरू किया था ताकि इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लोगों की जिंदगी को डॉक्यूमेंट किया जा सके। देखिए उनका काम कितना कॉम्प्रिहेंसिव था। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा। प्राचीन मतलब एंशिएंट पीरियड, मध्ययुगीन मतलब मिडिवल पीरियड और अर्वाचीन मतलब मॉडर्न पीरियड। इन वॉल्यूम्स की सबसे खास बात ये थी कि इनमें वैदिक लिटरेचर, पुराणास और यहाँ तक कि जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी बायोग्राफी शामिल की गई थी, जिससे एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलता। तो अभी तक हमने ऐसी एनसाइक्लोपीडियाज देखी जो जनरल हिस्ट्री को कवर करती थीं। अब चलिए अपना फोकस थोड़ा नैरो करते हैं और कुछ स्पेशल टाइप्स के कोश देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे उन एनसाइक्लोपीडियाज से जो खास तौर पर ज्योग्राफी और कल्चर के लिए बनाई गई थीं। ये कॉन्सेप्ट नाम से ही बहुत सिंपल और क्लियर है, स्थल कोश। याद रखिए, स्थल का मतलब होता है जगह या प्लेस और कोश का मतलब एनसाइक्लोपीडिया। तो ये आसान भाषा में ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडियाज हैं जो किसी खास जगह के बारे में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती हैं। यहाँ हमारे पास 2 बहुत ही शानदार एग्जाम्पल्स हैं। पहला 14th सेंचुरी का स्थान पोथी, जो एक तरह से धार्मिक गुरु चक्रधर स्वामी की हिस्टोरिकल ट्रैवल डायरी जैसा है। फिर सदियों बाद 1969 में सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रे, वही स्कॉलर जिन्होंने बायोग्राफिकल सीरीज बनाई थी, उन्होंने प्राचीन भारतीय स्थलाकोश को कंपाइल किया। ये एक बहुत ही बड़ा काम था। उन्होंने सिर्फ इंडियन ग्रंथों का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पुराने ग्रीक और चाइनीज लिटरेचर में मेंशन की गई जगहों को भी क्रॉस रेफरेंस किया। जागो के इंसाइक्लोपीडिया से अब हम कल्चर के इंसाइक्लोपीडिया की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति कोश का फोकस ज्योग्राफी से हटकर इंडियन कल्चर के रिच और डाइवर्स पहलुओं पर है। और यहाँ भी स्केल काफी इंप्रेसिव है। ये इंसाइक्लोपीडिया, जिसे महादेव शास्त्री जोशी ने एडिट किया, पूरे 10 वॉल्यूम्स में है। ये इंडियन कल्चर के लिए एक कंप्लीट गाइड है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी से लेकर लोकल त्योहारों और देश भर के यूनिक रीति रिवाजों तक सब कुछ कवर किया गया है। फ्रेंड्स, बाय द वे, अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। इससे हमें और स्टूडेंट्स तक ऐसे टॉपिक्स पहुंचाने में सच में मदद मिलती है। ठीक है, अब हम अलग अलग तरह की एनसाइक्लोपीडियाज पर अपने आखिरी सेक्शन में हैं। हम स्कोप को एक बार फिर से बढ़ा रहे हैं उन कामों की तरफ जिनका मकसद दुनिया भर के ज्ञान को कैटलॉग करना और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की भाषा को डिफाइन करना था। विश्वकोश आसान भाषा में एक वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया है। विश्व का मतलब होता है वर्ल्ड। यहाँ मकसद था ग्लोबल नॉलेज को एक लोकल इंडियन ऑडियंस तक लाना, खास तौर पर मराठी बोलने वाली कम्युनिटी के लिए सब्जेक्ट्स को रेलेवेंट और आसान बनाना। यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को कितना हाई लेवल सपोर्ट मिला। मराठी विश्वकोश की शुरुआत महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर श्री यशवंतराव चौहान ने की थी और तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी इसके चीफ एडिटर थे। ये पब्लिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए स्टेट सपोर्टेड एक बहुत बड़ी कोशिश।
और ये हमें सबसे स्पेशलाइज्ड टाइप तक ले आता है, समझना कोश। ये एक टर्मिनोलॉजिकल एनसाइक्लोपीडिया है। इसका सिर्फ एक ही काम है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में इस्तेमाल होने वाली स्पेसिफिक वोकैबुलरी यानी समझना या टर्म्स को डिफाइन और एक्सप्लेन करना। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक फिजिक्स का समझना कोश। ये उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेविटी, वेलोसिटी और क्वांटम मैकेनिक्स जैसे टर्म्स को डिटेल में समझाएगा। इनके बारे में याद रखने वाली सबसे जरूरी चीज है एक्सपर्टीज। ये जनरल नॉलेज की किताबें नहीं हैं। इन्हें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एक स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए बनाते हैं। स्टूडेंट्स और टीचर्स जिनको अपने फील्ड की लैंग्वेज की गहरी और बिल्कुल सही समझ चाहिए। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए अब इस सबको एक साथ लाते हैं, एक ऐसी समरी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेगी। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये रिवीजन के लिए और आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए बहुत अच्छा है। तो यह है एक क्विक रिकैप उन 4 मेन टाइप्स का जो हमने डिस्कस किए। पहला स्थलकोश, जो जगहों के लिए है, जैसे स्थानाभूति। दूसरा विश्वकोश, जो वर्ल्ड नॉलेज के लिए है, जिसे यशवंतराव चौहान जैसे लोगों ने सपोर्ट किया। तीसरा भारतीय संस्कृति कोश, जो इंडियन कल्चर को 10 वॉल्यूम्स में कवर करता है। और आखिर में समध्यान्य कोश, जो एक्सपर्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करता है। इन चारों को अपने शॉर्ट नोट्स के लिए जरूर याद रखें। और ये हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आता है। हमने शुरुआत में पूछा था कि इंटरनेट के ज़माने में पुरानी किताबों की क्या अहमियत है। इन एनसाइक्लोपीडियाज के पीछे की मेहनत, विजन और स्ट्रक्चर को देखने के बाद ये सवाल और भी ज़रूरी हो जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ इन्फॉर्मेशन है जो अक्सर ऑर्गेनाइज नहीं होती, वहां एक सोसाइटी की ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चर्ड और क्यूरेटेड नॉलेज की क्या यूनिक वैल्यू है। ज्ञान को एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना, जैसा कि हमने इन एनसाइक्लोपीडियाज में देखा, सदियों से इंसानी तरक्की का एक मूल आधार रहा है। इस लेक्चर को ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया, और लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें। अगली बार